स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको करेंगे, टेंशन मत लो। और एग्जाम में ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बस इसके अंदर के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं या फिर इसका पार्ट आ सकता है, तो उसके लिए अपन को ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। देखो अभी देखो, इट्स इंटरटेनमेंट लिमिटेड, कंपनी का नाम है इट्स इंटरटेनमेंट लिमिटेड, एन इंडियन अम्यूजमेंट कंपनी इज हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ इट्स वाटर पार्क इन इंडिया। इंडिया में वाटर पार्क इसने बनाया था और अच्छा खासा मस्त बिजनेस चल रहा था, ठीक है, तो बहुत ही ये लोग खुश है। द कंपनी वॉन्ट्स टू रिपीट इट्स सक्सेस इन नेपाल। अब बोल रहे कि हम लोग इंडिया नहीं, अब हम लोग इंडिया से बाहर वहाँ पे भी वाटर पार्क खोलेंगे, वहाँ पे भी मजा देंगे लोगों को। तो सक्सेस अपने रिपीट करना चाहता है, नेपाल में सोच रहा है, अब वहाँ पे हम लोग जाके करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वेयर इट इज़ प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ ग्रैंड वाटर पार्क विथ वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़। वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ वहाँ पे लोग इस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ पे, नेपाल में जाके। तो वहाँ पे ये लोग ने सोचा कि ग्रैंड वाटर पार्क अपन ओपन करते। The company is also encouraged by marketing research report on which it has just spent ₹20 लाख। अब देखो कंपनी ने मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी किया उसके ऊपर कंपनी ने 20 लाख रुपया खर्चा कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पैसे खर्चे हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को डिसीजन लेना है कि क्या बिजनेस वहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर तुम बोलते हो नहीं करना चाहिए, 20 लाख जेब से आने वाले का रिटर्न नहीं आने वाले, तुम बोलते हो करने वाले हो, तो इसका कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है। 20 लाख का संक कॉस्ट है, आपने खर्चा कर दिया ना। वो आपने रिसर्च किया, गए नेपाल में, जगह हो गए, सब देख वेख के आगे, ये खर्चा हो चुका है। तो अब तुम प्रोजेक्ट करो ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये खर्चा अपना इसको ये संक कॉस्ट होता है, इसकी ये सब खर्चे को अपन लोग ध्यान में नहीं लेते जब अपन लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं प्रोजेक्ट वायबल है। अब उसके लिए अपने को जो खर्चे आने वाले वो खर्चों पे ध्यान देना चाहिए ना। ये तो अपना इनकर हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, इनकर हो चुका है। अब तुमने बोला नहीं करना है प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ मतलब है, कुछ पैसा रिटर्न आने वाला है, नहीं आने वाला ना, खर्चा तो हो गया ना, एक जेब से निकल गया पैसा, तो अब कुछ मतलब नहीं है। तो इस खर्चे को अपने लोग जानबूझ के दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो कुछ मतलब नहीं है इस खर्चे का, ठीक है। तो ये सब काम का खर्चा है ही नहीं, बस बता रहा है कि तुम लोग ने वहाँ घूम के गए नेपाल में, रिसर्च किया और देख के आए कि 20 लाख का खर्चा किया और पता लगा क्या है कि यहाँ पे जगह है, इतना अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। खुश हुए लोग इस रिसर्च रिपोर्ट से, फिर जाके बोल रहे कि चलो हम लोग वहाँ पे भी ओपन करेंगे। अब आगे देखो, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी नेपाली रुपीज़ 450 करोड़। बोल रहा है टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो लगेगा 450 करोड़ का, ठीक है, स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब। एंड इट वुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर्स टाइम। पूरा का पूरा एम्यूनिटी सब कुछ लगाने में, वाटर पार्क इस्टेब्लिश करने में पूरा का पूरा आपको 1 साल लग जाएगा। 1 साल तक आपका कोई बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ का सिर्फ खर्चा ही होने वाला है, ठीक है। तो अपन लोग देखते थे ना, फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो आने लगा, सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर में कोई कैश इनफ्लो नहीं होगा, पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर आपका बिजनेस काम लगेगा सिर्फ वहाँ पे। आप वाटर पार्क बना रहे हो, स्विमिंग पूल बना रहे हो, राइड साइड्स बना रहे हो, अलग अलग गार्डन पार्क बना रहे हो, तो ये सब में खर्चा लगने वाला है। फर्स्ट ईयर आपका कोई काम नहीं होने वाला, आपका बिजनेस ही नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी पेड इन द बिगिनिंग एंड रेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में आधा खर्चा होगा और बाकी अभी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग सब क्वेश्चन देखते थे जिसमें देखते थे 0th ईयर में आज ही के दिन अपन लोग ने सब कुछ खर्चा कर दिया, ठीक है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट निकला, इसमें बोल रहे हैं आज पूरा नहीं खर्चा करोगे, आधा आज खर्चा करोगे, 450 करोड़ का आधा 225 करोड़, आज आधा करोगे, आधा फर्स्ट ईयर के एंड में करोगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो अपने को कैश फ्लो होता था, बिजनेस से इनकम आती थी, बट यहाँ पे इनकम नहीं, कैश फर्स्ट ईयर के एंड में आपका आधा खर्चा लग रहा है और आधा भी लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में सर पैसा आने वाला है क्या, बिजनेस होने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंड तक तो 12 महीने तो आप क्या करने वाले, बिजनेस बंद नहीं रहेगा, बंद रहेगा आपका, सिर्फ बिजनेस वहाँ पे डेवलप होगा। अभी तो आप अलग अलग बताया ना मैंने आपको, अलग अलग स्विमिंग्स, राइड्स, ये सब चीज़ें बनाओगे तो बनाने में टाइम लगता ना दोस्त, थोड़ी ना आज ये थोड़ी ऐसा बिजनेस है कि अभी जाते स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। वाटर पार्क पूरा बनने में टाइम लगता है, वैसे ही 1 साल तक कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, ठीक है। तो ये 450 करोड़ एक साथ खर्चा आने वाला नहीं, अब भी 225, बाद में 225, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन एडिशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी NPR 60 नेपाली का रुपये, ठीक है, नेपाली रुपये 65 करोड़ का नेपाली रुपये वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस जो आपको खर्चा होता है, और फ्रॉम द ईयर एंड 1, फर्स्ट ईयर के एंड से लगेगा, ठीक है। तो ईयर 1 एंड में लगेगा 65 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल। अच्छा, बिजनेस जब बंद होता है वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाता है, अपने पास पैसे आ जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। जो भी आपका करंट असेट, करंट लाइबिलिटी सब नेट ऑफ वेट ऑफ होकर आपके हाथ में पैसा आ जाता है। जो आपके डेटर है रिलाइज हो जाते हैं, क्रेडिटर जो है वो आपको आप पेमेंट कर देते हो, क्या आपका जो स्टॉक है आप बेच देते हो, इन्वेंटरी, यही सब तो आता है करंट असेट करंट लाइबिलिटी में। तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी ही तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये बिजनेस जब बंद होता है तो आपके हाथ में पैसा आ जाता है। बहुत लोग को तो ये नहीं समझता सर वर्किंग कैपिटल एंड में कैसा, अरे वर्किंग कैपिटल इज डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा लगता है।
तो जब बिजनेस बंद होगा तो आपके हाथ में पैसा नहीं आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या सीखे हो, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी ना, तो नेट ही तो बता रहा है कि 65 करोड़ का लगने वाला है। अब जब बिजनेस बंद होगा तो करंट असेट तुम्हारे नहीं आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी को तुम पेमेंट नहीं कर दोगे, तो नेट आपके पास पैसा आ जाएगा, लगा कितना था 65, तो एंड में 65 आ जाएगा। बट आगे बढ़ते आगे क्या दिया, अभी तो मैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अब देखो क्या बोल रहा है, द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स आफ्टर 4 years ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 250 करोड़। बोल रहा है कि ये जो 450 करोड़ का जो आपका खर्चा वर्चा लगा है ना, फिक्स कॉस्ट, फिक्स असेट्स उसको बोल दो, सारा कुछ आपका फिक्स असेट्स ही रहेगा, तो स्विमिंग पूल ये सब बनाया हुआ है सब कुछ आपका, तो जो भी रियलाइजेबल है उसका आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल, टैक्स वैक्स काटने के बाद रियलाइजेबल आपको हाथ में मिलेगा आफ्टर 4 years के बाद, मतलब 4 years मतलब 4 साल का ही बिजनेस है। यहाँ से ये अपने को पता चल रहा है कि इनका जो बिजनेस है 4 साल का ही, आफ्टर 4 years ऑफ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 250 करोड़। तो सर ऐसा कौन सा बिजनेस जिसमें ये लोग को 250 करोड़ मिल जा रहा है आफ्टर रियलाइजेबल वैल्यू। देखो अभी आगे पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। अंडर द फॉरेन कैपिटल इनकरेजमेंट पॉलिसी ऑफ नेपाल, नेपाल के पॉलिसी के हिसाब से कंपनी इज अलाउड टू क्लेम 20% डेप्रिसिएशन अलाउंसेस पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो अपन लोग पहले क्या करते थे, SLM बेसिस लिखा रहता था, तो अपन लोग करते थे 450 करोड़ का खर्चा हुआ 4 साल, तो 450 करोड़ डिवाइड बाय 4 ऐसा करते थे ना, 450 डिवाइड बाय 4, तो डेप्रिसिएशन 112.5 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे आप 112.5। डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम करते ताकि टैक्स कम आ जाए आपका, ठीक है, ये ऐसा बोलते थे। बट इधर पे ये लोग ने घुमा दिया, नेपाल वाली पॉलिसी क्या बोलती है, नेपाल वाली पॉलिसी बोलती है कि कंपनी इज अलाउड टू क्लेम 20% डेप्रिसिएशन अलाउंसेस पर ईयर, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा WDV रहेगा नेक्स्ट ईयर का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब देखो 450 करोड़ है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप 20% ले लो डेप्रिसिएशन, तो 450 के ऊपर 20% कितना आ गया 90। अब बचा कितना 450 माइनस 90, तो 360। अब 360 के ऊपर ले लो 90, 90 नहीं सॉरी 360 के ऊपर 20% लो आप, तो बैलेंस रिड्यूस हुआ और रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। पढ़े हो ना बचपन में 11th में 20% मिलेगा 72, तो ये डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि डिवाइड बाय 4 कर दिया और चारों साल पूरा ले लिया, हाफ 4 टाइम मतलब 1/4 करके, बट वैसा नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस में मिलेगा। आगे और क्या लिखा, सब्जेक्ट टू, अरे भाई साहब यहाँ तक, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ NPR 200 करोड़। बोल रहे आपने भले 450 करोड़ का खर्चा किया हो, बट हम जो आपको डेप्रिसिएशन देंगे ना, मैक्सिमम कैपिटल लिमिट लगा दिया, बोलता है मैक्सिमम कैपिटल 200 करोड़ के ऊपर ही लगेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे, देखो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसा लेते थे, 450 करोड़ का अपन ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो ये अपना असेट है, इसके ऊपर 20% अपन लोग डेप्रिसिएशन लेते थे, 450 के ऊपर 20% 90, तो अपना आता था 450 माइनस 90 360, ठीक है, फिर 360 के ऊपर लेते थे। ये लोग ने बोला ना रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रिड्यूसिंग बैलेंस इसी को तो बोलते हैं, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, तो अब माइनस करो, ये आ गया 288। बट ये लोग ने बोला 450 मत लो, मैक्सिमम हम 200 करोड़ तक का ही कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन देने वाले। आप भले 450 खर्चा कर दिए हो, हमारा गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलता है, हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि मैक्सिमम कैपिटल जो है वो 200 करोड़ का ही, उसके ऊपर ही तुमको मिलेगा, आपको बैलेंस डेप्रिसिएशन मिलेगा। समझ में आता है। तो मेरा अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन और हिल गया। पहले तो देखो, सबसे पहले तो जब हम लोग अभी तक सीखे थे तो हम लोग बोलते थे SLM ले लो 450 डिवाइड बाय 4, तो हर साल 112.5 ये मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। बट अब ये भी हटा दिया, ये लोग ने बोला ये ले लो 450 माइनस 20% WDV ले लो, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस, तो इसके ऊपर 20%, फिर जो आएगा उसके ऊपर 20%, उसके ऊपर 20%। बट अब ये बोला ये भी मत लो, अब ये 450 करोड़ नहीं, मिनिमम 200 करोड़, 200 करोड़ मैक्सिमम कैपिटल। तो अब अपना डेप्रिसिएशन अपन निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो देखो बोल रहे 200 के ऊपर ही मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है, 200 के ऊपर मिलेगा। 200 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन जो भी मिलेगा आपको @20% मिलेगा। तो 200 के ऊपर 20% 40, तो आ जाएगा तुम्हारा 160। अब 160 के ऊपर ले लो, 160 के ऊपर 20% 32, तो आ जाएगा तुम्हारा 160 माइनस 32 128। फिर 128 के ऊपर 20%, ये ले लो 25.6, 4 साल तक ही मिलेगा, बिजनेस ही 4 साल का। 128 ये 102.5
4, फिर 102.4 के ऊपर 20%, ये मिलेगा 20.48। तो तुम्हारा अब बचेगा 102.4, ये 81.92। तो डेप्रिसिएशन जो अलाउंस होगा जो अपना 4 साल, तो ये डेप्रिसिएशन अलाउंस होगा आपको, ठीक है, 4 साल तक। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, अब देखो मैं आपको ना लॉजिक बताता हूँ। ये लोग ने बोला 200 करोड़ तक का ही डेप्रिसिएशन आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग ने देखो ना, ये इसके लिए तो बोल रहे 450 करोड़ में से 200 करोड़ का ही डेप्रिसिएशन आपको अलाउ किया ना हमने, तो जो बच रहा है 250 करोड़ वो आप कैश फ्लो जैसा मान लो। तो वो देखो इसी के लिए यहाँ पे लिखा कि एट द एंड में आपको 250 करोड़ कैश रिलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा, डेप्रिसिएशन मिला ही नहीं अपने को बाकी का 250 करोड़ का, तो ये 250 करोड़ आपको एंड में मिल जाएगा, एज अ कैश फ्लो मिल जाएगा। मतलब आपको देखो डिडक्शन मिलना चाहिए, बट डिडक्शन मिला नहीं, तो ऐसा मान लो कि पूरा कैश फ्लो आ गया आपके ऊपर, आपके पास। नहीं समझ में आता तो छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लोग ने जो बोला वो लिख लो, 250 करोड़ एंड में मिलेगा, और बाकी जो है 200 करोड़ के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो। तो 200 करोड़ के ऊपर अपन ने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिया, हर साल 4 साल तक ये डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा सर, ये डेप्रिसिएशन कब से मिलना चालू होगा, जब से बिजनेस स्टार्ट होगा। बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। सर फर्स्ट ईयर क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना बेटा, फर्स्ट ईयर तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सेकंड ईयर से बिजनेस स्टार्ट होगा। तो सेकंड ईयर में 40, 32, 25.6, 24 है, तो ये डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, यस सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कंपनी कैन रेज लोन फॉर थीम पार्क इन नेपाल एट द रेट 9%, 9% के हिसाब से उसको लोन मिल सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, द वाटर पार्क विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 विजिटर्स पर डे। एक दिन में वहाँ पे 20,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं और वाटर पार्क में आराम से मजे ले सकते हैं। तो 20,000 लोग, मतलब कितना बड़ा वाटर पार्क होगा समझ रहे हो। तो 20,000 विजिटर्स आ सकते हैं एक दिन में, ठीक है। ऑन एन एवरेज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव 70% ऑफ कैपेसिटी। ये देखो इधर पे देखो, ये लोग ने बोला 70% ऑफ कैपेसिटी फर्स्ट 4 ऑपरेशनल 4 ईयर्स। बोल रहा है 4 साल तक 70% ऑफ कैपेसिटी हम लोग अचीव कर लेंगे एवरी ईयर। मतलब देखो ना लिखा है, ऑन एन एवरेज इट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 70% ऑफ कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 4 ऑपरेशनल ईयर। 4 साल तक वो लोग 70% कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अब अचीव कर लेंगे। तो 20,000 एक दिन में आते, तो एक दिन में आएंगे कितने, 20,000 तो कैपेसिटी है, बट 20,000 कैपेसिटी है, बट उसका 70%, मतलब विजिटर कितने आएंगे, 14,000 विजिटर्स आएंगे पर डे 40,000 विजिटर्स आएंगे। अब आगे देखो, द एंट्री टिकट इज एक्सपेक्टेड टू बी एनपीआर मतलब नेपाली रुपीज़ 220 पर पर्सन। हर बंदे से हम लोग 220 रुपया लेंगे, ठीक है। एक एंट्री मारेगा 220 रुपये अपने को अर्निंग होगा, ठीक है, एक बंदे से। तो टोटल बंदे कितने आ रहे हैं, 14,000 बंदे आ रहे हैं पर डे आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से आपका सेल्स वेल्स निकलेगा। इन एडिशन टू एंट्री टिकट्स रेवेन्यू, टिकट के रेवेन्यू को छोड़ दो साइड में, उसके अलावा द कंपनी कुड अर्न रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। देखो उधर पे ना जब जाओगे आप वाटर पार्क में, तो रेस्टोरेंट्स भी होते हैं अंदर ही होते हैं, वो इसके ही होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क के रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वो लोग से भी धंधा होता है इनका। तो वो बता रहे हैं कि फूड एंड बेवरेजेस एंड फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी बिकते हैं लोगों के नॉर्मल, उससे द एवरेज सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी NPR 150 पर विजिटर। एक विजिटर से ये लोग 150 रुपया कमाएंगे, 150 रुपीज़ कमाएंगे, 150 नेपाली रुपीज़ कमाएंगे पर विजिटर्स ऑन फूड एंड बेवरेजेस। तो फूड एंड बेवरेजेस से जो सेल्स होगा 150 रुपीज़ का होगा, 150 रुपीज़ का, एंड 50 रुपये होगा फैंसी गिफ्ट आइटम से। तो देखो मैं अगर आपको बताऊँ तो देखो ऐसा, इनकी अर्निंग 3 जगह से अर्निंग है। एक आपका फूड एंड बेवरेजेस, और आपका यहाँ पे फैंसी गिफ्ट आइटम्स, और यहाँ पे आपका टिकट से, ठीक है। अब देखो फूड एंड बेवरेजेस इन्होंने बोला ये 220, और ये बोला 150, और ये बोला 50, ऐसे बोला ना, और पर विजिटर्स बोला, हाँ सब पर विजिटर्स है। टोटल विजिटर्स आ कितने रहे, 14,000 अ डे। एक दिन में 14,000 विजिटर्स आ रहे, देखो यहाँ पे 20,000 विजिटर्स थे, 20,000 विजिटर्स पूरे दिन में आ सकते, बट उसका 70% ही हम अचीव कर पाएंगे। तो एक दिन में 14,000 विजिटर्स आ रहे, टोटल कितने दिन चल रहा है बिजनेस वो भी देख लेते हैं, तो आ जाएगा पूरे साल का रेवेन्यू आ जाएगा।
द पार्क वुड ओपन फॉर 360 डेज। पार्क जो है वो 360 डेज ओपन रहेगा अ ईयर, एक साल में। तो पूरे साल भर में अगर मैं बोलूँ इंटू 360 डेज, एक दिन में 14,000 विजिटर्स आ रहे और पूरे साल भर 360 चलेगा, 360 डेज चलेगा इंटू 14,000। तो टोटल विजिटर्स मैं बोलूँ अगर 50,40,000 विजिटर्स अ ईयर, इन अ ईयर, एक साल में तुम्हारे 50,40,000 विजिटर्स आएंगे। तो मैं 220 रुपीज़ कमाऊँगा 50,40,000 विजिटर्स पे, तो 220 इंटू 50,40,000 विजिटर्स। फिर 150 कमाऊँगा 50,40,000 विजिटर्स पे, 50 रुपीज़ कमाऊँगा 50,40,000, ये तो सेल्स हो गया। हाँ, कॉस्ट माइनस होगा, इनका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट माइनस होगा, तो आ जाएगा टोटल नेट रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कॉस्ट के बारे में बात किया गया। देखो आगे क्या बोल रहा है, ये बोला इन एडिशन इतना इतना कमाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, द सेल्स मार्जिन ऑन फूड एंड बेवरेजेस एंड फैंसी गिफ्ट आइटम्स 20% 50% रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट मार्जिन बता दिया किसका, गिफ्ट आइटम्स का और फैंसी गिफ्ट्स का, फूड एंड बेवरेजेस का एंड इसका गिफ्ट आइटम का। बोल रहा है कि फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर आप 20% कमाओगे। नेट अर्निंग बता दिया, कॉस्ट माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। किसका, फूड एंड बेवरेजेस का। फूड एंड बेवरेजेस का देखो ना, आप बनाओगे, खाना पीना बनाओगे तो उसका खर्चा लगता है ना, कि सिर्फ, समझ में आ रहा है, खर्चा लगता है ना, तो खर्चा वर्चा माइनस करने का बोल रहा है कि 20% नेट अर्निंग होगा। तो 150 में मैं बेचूंगा, 150 में बेचूंगा, इसका 20% मुझे अर्निंग होगा, तो मैं कमाऊंगा कितना, नेट प्रॉफिट में। ऐसा डायरेक्ट प्रॉफिट बता दिया इसका, तो इसका कॉस्ट माइनस करेंगे, इसका कुछ नहीं बताया, ये दोनों का प्रॉफिट बता दिया। तो 150 इंटू 20%, मैं यहाँ पे 30 रुपये कमाऊँगा, 30 रुपये कमाऊँगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे मैं कितना कमाऊँगा, फैंसी गिफ्ट आइटम के ऊपर मार्जिन कितना है मेरा, ये देखो यहाँ पे पता है। फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर जो है वो 20% है, एंड फैंसी गिफ्ट आइटम्स के ऊपर 50% है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 50% है आपका इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं 50% कमाऊँगा, 50 रुपीज़ के ऊपर 50%। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो 25 है, 25 नेपाली रुपये है सब। ठीक है, सब नेपाली रुपये। और इसका कॉस्ट आप माइनस करोगे तो इसका आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसका कॉस्ट अभी माइनस करेंगे अपन अलग से। ठीक है, तो इतना मैं अगर ऐसा बोलूँ कि अगर मैं ऐसा कैलकुलेशन करूँ कि 220 मैं टिकट से कमाऊंगा पर विजिटर्स, एक विजिटर से 220 रुपीज़ लूँगा। ठीक है, टोटल विजिटर साल में इतने आएंगे, तो दिस इंटू दिस मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट माइनस करूँगा। ठीक है, और 30 रुपीज़ NPR में डायरेक्ट कमा रहा हूँ, डायरेक्ट मेरा प्रॉफिट है, तो 30 NPR इंटू 50,40,000 एंड दिस NPR इंटू 50,40,000, तो मेरा आ जाएगा यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये 220 में कमा रहा हूँ पर विजिटर्स। ठीक है, 30 रुपीज़ में मैं पर विजिटर्स कमा रहा हूँ, 25 भी मैं पर विजिटर्स कमा रहा हूँ। तो ये प्लस ये तीनों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा टोटल विजिटर्स में कितना कमा रहा हूँ, नहीं समझ में आता। 220 30 प्लस 25, 220 प्लस 30 प्लस 25, तो मेरा 275 टोटल हो रहा है पर एक विजिटर से कमाई, इंटू 50,40,000 कर दूंगा, तो पूरे साल भर का आ जाएगा, पूरे साल भर का अर्निंग आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉस्ट माइनस करना बाकी है, तो माइनस कॉस्ट कर दूंगा, जो भी माइनस कॉस्ट कर दूंगा, ये अम्यूजमेंट पार्क चलाने का, तो कॉस्ट माइनस हो जाएगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये दोनों का तो प्रॉफिट ही डायरेक्ट अपन ने लिया यहाँ पे, इसका बस कॉस्ट माइनस करना है, तो कॉस्ट माइनस करूँगा, आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है क्या, आती है क्या, बताओ मुझे। ठीक है, इतना समझ में आता। अब देखो आगे बात देखो, अब देखो ये तो अभी का प्राइस है, ये तो अभी का प्राइस है जीरो ईयर में यहाँ पे। ठीक है, इन्फ्लेशन भी तो ऐड होता है ना, तो ये प्राइजेस चेंज नहीं होंगे, ये प्राइजेस चेंज नहीं होंगे ना चेंज। तो अभी देखो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट जो है 65 करोड़ लगेगा पर एनम का। कॉस्ट की अभी बात ही नहीं करते, कॉस्ट को साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, देखो ऑल कॉस्ट एंड रिसिप्ट, जो भी कॉस्ट है और जो भी रिसिप्ट है उसको साइड में रखते हुए, सॉरी उसको लेते हुए, एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, असेट रिलाइजेबल वैल्यू एंड अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तीन चीज़ को छोड़ दो। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं कॉस्ट एंड रिसिप्ट्स में, जो आपका यहाँ पे 220 रुपीज़ है, ये रिसिप्ट से आपका ये 150 रुपीज़ है, ये 50 रुपीज़ है, 20% 50%, फिर आपका ये सब कॉस्ट है, ये सबको ले लो। ये जो कॉस्ट है ना मेंशन अब और करंट प्राइस, अभी जीरो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये सब अभी का डेटा है, ये सब अभी की डेटा है जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर ईयर, जो 5% से हर साल बढ़ेंगे। तो ये देखो ये जो प्राइजेस है ये तो अभी के हैं, जीरोथ टाइम के, ये तो जीरोथ टाइम के। देखो अभी मैं ऐसा बोलूँ, ये 220 रुपीज़ है, ये जीरोथ टाइम का है। फर्स्ट ईयर में बिजनेस रनिंग हो क्या, नहीं बिजनेस तो नहीं रन होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ, ये जो सेलिंग प्राइस है मेरा बिजनेस रन होगा यहाँ से सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर सर क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बेटा पूरा, तो एक साल तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेरा बिजनेस यहाँ से रन होगा। तो ये लोग ने बोला ये जो प्राइस है ना ये अभी का प्राइस है, सेलिंग प्राइस,
क्या ये हर साल बढ़ेगा? नहीं, बोल तो रहे ये लोग हर साल 5% से बढ़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी 0 पॉइंट ऑफ टाइम का है ये, जो भी करंट प्राइस, ये जो प्राइजेस दिए हुए हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर, एवरी ईयर 5% से बढ़ेगा। तो मुझे बताओ ये सेलिंग प्राइस, ये तो आज का प्राइस है, फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 220 प्लस 5%, ये हो जाएगा 231, 220 प्लस 5%, 231 हो जाएगा। तो मेरे को इससे भी लेना देना नहीं, मेरा बिजनेस तो सेकंड ईयर से चालू होगा, तो मेरे को सेकंड ईयर से के प्राइस से लेना देना, प्लस 5% कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 242.55, फिर प्लस 5%, 254.68 प्लस 5%, सब टू डेसिमल में कर रहे, ठीक है, 267.41 प्लस 5%, 280.78, ठीक है। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस ये वाला काम का है, मुझे तो यहाँ का, ये तो मेरे काम का भी नहीं है, ये तो मेरे काम का भी नहीं, फर्स्ट 0 फर्स्ट ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बिजनेस बंद है, क्योंकि काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, तो ये फूड एंड बेवरेजेस भी हर साल 5-5% से बढ़ेगा। अब मैं इसको 5% से बढ़ाऊँ, फिर 20% मारूँ, तो भी वही अमाउंट है, डायरेक्ट प्रॉफिट को ही 5-5% से बढ़ाता हूँ ना। तो फूड एंड बेवरेजेस का 30 रुपीज़ यहाँ पे है, ठीक है, 30 प्लस 5%, ये हो जाएगा 31.5 प्लस 5%, 33.08 प्लस 5%, 34.73 प्लस 5%, 36.47 प्लस 5%, 38.29, ठीक है। और ये वाला जो है, ये फैंसी गिफ्ट, तीन जगह से इनकम आ रही है, इसका 25 रुपीज़ डायरेक्ट अर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो फैंसी गिफ्ट आइटम पे 25 रुपीज़, बट ये काम, ये देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, 0 एंड फर्स्ट का तो काम ही नहीं है, ठीक है। 25 प्लस 5%, 26.25 प्लस 5%, 27.56 प्लस 5%, 28.94 प्लस 5%, 30.39 प्लस 5%, 31.91, ठीक है। तो ये मैं, ये अभी यहाँ पे भी ये 0 फर्स्ट ईयर तो काम का नहीं है, ठीक है। सेकंड ईयर से बिजनेस चालू होगा, 4 साल तक बिजनेस रन होगा। तो ये मेरे टोटल अर्निंग्स है, ठीक है। मैं एक विजिटर से 242.55 रुपीज़ लूँगा, यहाँ पे 254, यहाँ पे इतना, ठीक है। तो दिस इंटू टोटल विजिटर्स कितने होंगे? 50,40,000, दिस इंटू 50,40,000, दिस इंटू 50,00,000, फिर दिस इंटू 50, फिर ये पर विजिटर्स में ये कमाऊंगा, ये अर्निंग मेरी होगी, जो प्रॉफिट है 30 रुपीज़ जो था अर्निंग पर विजिटर्स हो रहा था ना, तो अभी 33.08 अर्निंग होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो 33.08 एक विजिटर्स होगा, इंटू 50,40,000, इंटू 50,00,000, इंटू 50,40,000, इंटू 50, तो ये सब तो पर विजिटर्स है ना, ये सब तो पर विजिटर्स है, तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दो ना, तो टोटल अर्निंग आ जाएगा, टोटल आ जाएगा तुम्हारा। और फिर इसका कॉस्ट माइनस करना बाकी है, ये पता है मुझे, ये तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इसका कॉस्ट माइनस करना है, तो नीचे कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हो जाएगा टोटल अर्निंग। तो 33.08 प्लस 242.55 प्लस 27.56, तो 303.19, तो ऐसे आ जाएगा टोटल इसका अर्निंग। ठीक है, दिस इंटू 50,40,000 आप करोगे तो आ जाएगा आपका टोटल नेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, इसमें से आप कॉस्ट को माइनस करो तो आ जाएगा कैश फ्लो। खत्म हो गया बात, इतना ही तो करना है, कैश फ्लो तक तो आना है। अब देखो इतना सारा कैलकुलेशन था ना, तो मैंने लिख लिया है, आप लोगों को तकलीफ ना हो और ज़्यादा कुछ वीडियो बड़ा ना बने। देखो तो मैंने यहाँ पे सब लिख लिया एकदम मस्त में, एकदम अच्छे से कलरिंग मार के लिख लिया। देखो एनुअल विजिटर जो है एवरी ईयर, 0 तक फर्स्ट ईयर कुछ होने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पे तो बिजनेस हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। बिजनेस चालू होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 साल तक बिजनेस चलेगा, ठीक है। एवरी ईयर मैंने आपको समझाया कि 50,40,000 का तुम्हारा एनुअल विजिटर्स होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। टिकट पर प्राइस, तो मैंने यहाँ पे टिकट पर प्राइस आपको निकालना सिखाया कि 220 है, बट 220 ये बढ़ेगा फर्स्ट ईयर में, 231 होगा। फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्राइस है 231 हो जाएगा, कुछ काम का है नहीं। फर्स्ट ईयर के एंड तक बिजनेस स्टार्ट, सेकंड ईयर से अपना बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 242.55 टू ये प्लस 5% मार के आया, ठीक है। तो 242.55 आया यहाँ पे, 242.55 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, ठीक है। तो एक तो अर्निंग यहाँ से हुई, प्रॉफिट हो गया तुम्हारा फूड एंड बेवरेजेस से। देखो यहाँ पे 33.08 दिस, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया दिस, ठीक है। अब देखो फूड फैंसी गिफ्ट लाइसेंस है 27.56 दिस, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है। ये होता है ना अपना लिखने से पहले से फ़ायदा, ये हो गया। तो टोटल मेरे को 3 ये अर्निंग होने वाली है, ठीक है। ये 3 अर्निंग होने वाली, मैंने तीनों अर्निंग को ना ऐड कर दिया, 303.19, 318.39, ये आप ऐड करके देखो, यहाँ पे आपको सिखाया तो यहाँ पे ऐड करके देखो, यहाँ 303.19 आ रहा था ना, तो यही मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो कैलकुलेशन को समझाया नहीं जाता है, कैलकुलेशन आपको मैंने समझा तो दिया, आपको क्या कैसे आया है, ये आया कैसे वो समझाया था। कैलकुलेशन क्या प्लस माइनस करने आता है ना, बचपन का खेल है। 303.19 ये हो गया। अब देखो
ये रेवेन्यू पर विजिटर्स मैंने लिखा हुआ है, और देखो विजिटर्स की ये सेम कलर रखा है ताकि आपको समझ में आए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 303.19 एक विजिटर से मैं कमाऊंगा, इंटू 50,40,000 कर दो, ये आ गया टोटल इन करोड्स। देखो ये आप करो मल्टीप्लाई करो, 50,40,000, 50, इतना बड़ा अमाउंट आ रहा था ना दोस्त, यहाँ आ नहीं सकता। और आईसीआई ने भी क्या किया है, अभी देखो आईसीआई ने पूरा क्वेश्चन ना 2 डेसिमल में सॉल्व किया, तो मैं भी 2 डेसिमल सॉल्व किया ताकि आपको ना मैचिंग हो जाए आंसर। अब एग्जाम में दिया रहेगा 2 डेसिमल में सॉल्व करो, एग्जाम में लिखा रहेगा ब्रैकेट में कि 3 डेसिमल में सॉल्व करो, क्योंकि करोड्स में है ना, अब करोड्स में डेसिमल भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो एग्जाम में पर्टिकुलरली लिखा रहेगा कि 2 डेसिमल में सॉल्व करो, 3 डेसिमल, अगर नहीं लिखा है सर तो 3 डेसिमल में सॉल्व करके आ जाना, सिंपल, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन आ जाए तो 2 डेसिमल में सॉल्व करके आ जाना, क्योंकि आईसीआई की बुक में 2 डेसिमल में सॉल्व है, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पता ही रहेगा 2 डेसिमल में सॉल्व है। अब देखो 50,40,000 टोटल विजिटर्स, पर विजिटर्स 303.19 इंटू 50,40,000, तो ये देखो इतना बड़ा सा अमाउंट आया, ठीक है। अब इतने बड़ा अमाउंट को डिवाइड बाय करोड़ कर दो, डिवाइड बाय 1 करोड़, तो इन करोड़ आ जाएगा, तो है 152.81, ठीक है। 152.81 करोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आ जाएगा इन करोड़। ये आ गया नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू आ गया। मैंने बोला अब इसमें से कॉस्ट को माइनस कर दो तो आ गया कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। देखो तो अपना रेवेन्यू से रिलेटेड पार्ट खत्म हो गया, तो अपन यहाँ पे ना इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई तू टाटा बाय बाय, ये अपना रेवेन्यू पार्ट था, रेवेन्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं कॉस्ट पे, तो कॉस्ट क्या बोलता है, देखो ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन है आपका, देखो अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट, कॉस्ट की बातें कर लेते हैं। द एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट, जो एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट लगने वाले स्टाफ जो लोग रहेंगे ना, 65 करोड़ पर एनएम लगेगा, ठीक है। बट ये तो अभी का टाइम का कॉस्ट है, अब ये 65 कॉस्ट है, 65 करोड़ का कॉस्ट है। देखो ये तो यहाँ पे है, अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया अब वहाँ पे। अब देखो जो स्टाफिंग कॉस्ट है वो 65 करोड़ यहाँ पे, ये भी 5-5% से बढ़ेगा। ये लोग ने बोला था ना सब कुछ 5-5% से बढ़ेगा, तो 68.25 हो जाएगा प्लस 5%, 71.66 हो जाएगा प्लस 5%, 75.24 हो जाएगा, सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अभी फर्स्ट यहाँ का तो काम का नहीं, यहाँ का काम का नहीं, सेकंड ईयर से काम का है। 71.66, 75 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट 71.66, फिर 75.25, 79.09, 5% से मैंने बढ़ा दिया, तो ये कॉस्ट आ गया एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट। ये समझ में आता है। चलो अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट क्या बोल रहा है, एक कॉस्ट अपन ने डाल दिया, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट वुड भी 5 करोड़। तो इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो 5 करोड़ का है, इंश्योरेंस 5 करोड़ का, ठीक है। तो इसको 5% से बढ़ा दो 5.25। अब यहाँ तक का कुछ काम का नहीं है, प्लस 5% कर दो 5.5125, प्लस 5% कर दो 5.79। तो ये सब काम का नहीं है, आगे करते रहोगे, 4 साल काम का है, ठीक है। तो 5.5125 सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ पे लिखा एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट 5.51, ठीक है। फिर 5.79, 6.08, ये सब 5-5% से बढ़ाते जाओ। बस ये ध्यान रखना सेकंड ईयर से आपका काम का है, फर्स्ट ईयर का आपका काम का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो इन्फ्लेशन मारा वो काम का नहीं है। सेकंड देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैंने इन्फ्लेशन मारा, ये काम का है कि आप लोग लेते कहाँ से थे, यहाँ से लेते थे 5.25 से, बट इस बार बिजनेस फर्स्ट ईयर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ से लोगे 5.51। बाकी सब क्वेश्चन के अपन यहाँ से लेना चालू कर दिए थे, बट अपने को यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ से लेना चालू करना सेकंड ईयर से, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अपन ने ले लिया। अब देखो ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लिख गया। अब देखो आगे देखो ध्यान से, द अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी NPR करोड़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज NPR 4 करोड़ एवरी ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग जाएगा। जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो एक्सपेक्टेड टू बी 25 करोड़ है इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर ऐसा नहीं बोला फर्स्ट ईयर में 25 करोड़ लगने वाला है, फर्स्ट ईयर में 25 करोड़ लगने वाला होता तो मैं यहाँ से लेता था, ये देखो यहाँ से लेता था, मैं बोलता था फर्स्ट ईयर में 25 करोड़ लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ भी नहीं लेता था, जीरो में ले लेता, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में 25 करोड़ लगेगा, फिर 25 प्लस 5% करता था। 5% नहीं, ये लोग ने बोला 4-4 करोड़ से कुछ बढ़ रहेगा ना, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 4 करोड़ एवरी ईयर, तो मैं यहाँ पे लेता था। ये गलती हो रही है, गलती होती मैं बता रहा हूँ। 29, फिर 31, फिर बाद में 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 33, फिर 37, ऐसे में करता था, ठीक है।
बट ध्यान से आप लाइन को पढ़ोगे ना तो ये लोग ने क्या बोला है, ध्यान से देखो, कन्फ्यूज बहुत किया है यहाँ पे ये लोग ने, गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 25 करोड़ लगेगा इन फर्स्ट ईयर। सिर्फ यहाँ तक लिखता था ना, जो मैंने अभी किया वो राइट रहता था, बट इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, जब आप बिजनेस ऑपरेट करोगे तब 25 करोड़ लगेगा। ऐसा नहीं बोला फर्स्ट ईयर में 25 करोड़ लगेगा, ये लोग ने बोला, ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, 25 करोड़ जो लग रहा है वो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में लग रहा है, जब बिजनेस ऑपरेट होगा ना तब 25 करोड़ लग रहा है तुम्हारा, ये रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, ये रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट स्टार्ट कब होगा, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा मतलब सब कुछ तुम्हारा जो वाटर पार्क के रन करना चालू हो जाएगा, तो रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। तो ये लोग ने बोला ये खर्चा जो दिया है ना, ये 25 करोड़ ऑपरेशन का दिया, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होगा ना, जब से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब ये खर्चा 25 करोड़ का लगने वाला। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में 25 करोड़ है तो सेकेंड ईयर का कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यही डिफरेंस है, बाकी सब तो अपन लोग सेम कर रहे थे कि जीरोथ में दिया था, अपन इसको लेके जा रहे फिर यहाँ से ले रहे। तो यहाँ पे ये भी नहीं, यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये 25 करोड़ कब का है, यहाँ का है, सेकेंड ईयर का दिया, जब बिजनेस ऑपरेट होने लग जाएगा तो 25 प्लस 29 फिर 31 33। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑलरेडी ये लोग ने बता दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 25 यहाँ पे, फिर 29 33 37। नहीं तो अपन गलती कर देते, यहाँ पे 25 लेते थे अगर फर्स्ट ईयर बोलता तो, और कुछ नहीं बोलता तो यहाँ से लेते थे, जैसे अपन सब जगह पे ले रहे हैं यहाँ से, फिर इसको यहाँ पे लेके आके यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अलग, ना यहाँ डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये लोग ने बोला फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में 25 करोड़ लगने वाला है। ठीक है, तो लाइन ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना यहाँ पे, ये गलती होने का चांसेस था। आगे का बोला द कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड टू द एग्जिस्टिंग ओवरहेड, जो अपोर्शन ये सब, अरे बिजनेस नया स्टार्ट करे तो जो ओवरहेड तो अपोर्शन मार रहे वो सब यहाँ पे अपन डिसीजन के टाइम पे ये सब ध्यान नहीं देते। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, वहाँ पे भी अपोर्शनमेंट ये सब बोला था, मैं इग्नोर कर दिया, उसको नहीं लेने का ध्यान में। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ तक कॉस्ट समझ में आया क्या, ये 3 कॉस्ट समझ में आया। मैंने स्टाफिंग कॉस्ट बता दिया आपको, इंश्योरेंस कॉस्ट बता दिया आपको, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बता दिया। ये 3 कॉस्ट करने के बाद डेप्रिसिएशन भी तो अपन माइनस करेंगे, सो दैट अपने को टैक्स का बेनिफिट मिल जाए, बाद में वापस एड बैक कर देंगे, टेंशन मत लो। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको यहाँ पे पहले ही निकालना बता दिया था, कोई डेप्रिसिएशन ले लो 40 32 25.6 एंड 20.48। तो 40 32 25.6 20.4। अभी सर डेप्रिसिएशन के ऊपर थोड़ी लगता है वो इन्फ्लेशन, वो तो खर्चा हो चुका है अभी तुम्हारा, उसको ले लो बस माइनस करने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब से ही चालू होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, तो 40 32 डेप्रिसिएशन मैंने ले लिया। अब कुछ नहीं, जो टोटल रेवेन्यू ब्लू कलर में दिख रहा है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। ये देखो ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट ही था, ठीक है, ये तो प्रॉफिट ही था तुम्हारा, बट हाँ इसका कॉस्ट माइनस करना बाकी था, तो इसी के कॉस्ट है, ये सब इसी के कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू में से ये कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 10.64 18.4। देखो माइनस करोगे ना 152.81 लो, माइनस ये आप माइनस करो 142.17। देखो सेम कलर है, इसके लिए मैंने ब्लू रखा है। ठीक है, तो आएगा 10.64 है आपका। ठीक है, अब ये 10.64 आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसमें से टैक्स माइनस कर दो, तो टैक्स, अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी तो अपन ने क्वेश्चन किया ही नहीं कंप्लीट, ये हो गया पार्ट। ठीक है, बोल रहा करंट स्पॉट रेट जो है INR NPR 1 पर रुपी, 1 रुपया इजिकल टू 1.60 NPR नेपाली करेंसी। इंडिया में टैक्स रेट 30% है, नेपाल में 20% है, तो अपन यहाँ पे 20% डायरेक्ट नेपाल का कर रहे हैं ना, तो नेपाल का सब नेपाली करेंसी में सब। ठीक है, तो प्रॉफिट लेस टैक्स माइनस कर दो 20%। तो अब जा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर इसमें डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक कर दो। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो था वापस से अपन ने ऐड बैक कर दिया यहाँ पे। क्यों माइनस किया था, क्योंकि अपन को टैक्स का बेनिफिट लेना था। फिर ऐड बैक करने के बाद ये आ गया तुम्हारा कैश फ्लो। फाइनली अब ये कैश फ्लो आ गया आपके पास, बस आपको ये कैश फ्लो चाहिए था। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और एंड में क्या क्या पैसा आने वाला उसकी बात करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन अभी हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट लेवल लेके आना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होना चाहिए, और इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज रिगार्डिंग तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपन लोग पढ़ते थे ना सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, बिजनेस वैल्यूएशन, मैंने बोला था ना जो भी चैप्टर अपन ने पढ़ा उसका यहाँ पे यूज़ करना, और कुछ नहीं। स्टेट वेदर द इंटरटेनमेंट लिमिटेड शुड अंडरटेक वाटर पार्क प्रोजेक्ट इन नेपाल और नॉट, नेपाल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ कैलकुलेशन नेपाल में करेंगे, फिर अपने बताएंगे नेपाल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अपना ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब देखो ये पार्ट को लेना बाकी है। ठीक है, ये लोग ने बोला था
क्या बोला था, 450 करोड़ का खर्चा होगा, ठीक है। बट आधा खर्चा तुम आज करोगे कंप्लीट, एक साल में पूरा बिजनेस स्टार्ट होगा, रेडी होगा, पूरा बनने में टाइम लगेगा। आधा जो कॉस्ट है वो आज अभी करोगे बिगिनिंग, एंड रेस्ट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ठीक है, एंड ऑफ 1 ईयर। तो 450 करोड़ में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 225 करोड़ मेरा यहाँ लगने वाला है, और फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे 225 करोड़ लगने वाला है। तो देखो ना, 425 करोड़ का आधा 225 करोड़ यहाँ पे लगेगा, 225 करोड़ यहाँ पे लगेगा। ये समझ में आता है, 0th ईयर में और फर्स्ट ईयर में। तो ये समझ में आता है क्या, 225 क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोला इन्होंने बोला यहाँ पर, ये अपन ने कर दिया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाला है 65 करोड़ फ्रॉम द ईयर एंड 1 में लगने वाला है 65 करोड़ का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्किंग कैपिटल जो है मेरा, वर्किंग कैपिटल जो है वो 65 करोड़ ईयर एंड 1 में लगने वाला है, फर्स्ट ईयर के एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने लिख दिया यहाँ पे 65 करोड़ लगने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, फिर ये लोग क्या बोल रहे देखो, 450 करोड़ का अपना टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगने वाला है। इट वुड बी कंप्लीटेड 1 ईयर्स टाइम, ठीक है। हाफ कंस्ट्रक्शन अपन ने डाल दिया एंड ऑफ द 1 ईयर। इन एडिशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 65 करोड़ का लगने वाला फ्रॉम ईयर एंड 1, ठीक है। द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है 250 करोड़। तो 250 करोड़ अपनों को एंड में मिल भी जाएगा, तो एंड में 250 करोड़ अपने को मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो 250 करोड़ है एंड में मिल जाएगा, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, तो एंड में 4 साल जब खत्म हो जाएगा तो 250 करोड़ मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव अपन ने लिख दिया, ठीक है। और कुछ है क्या, और कुछ आने जाने वाला है क्या, ठीक है। द कंपनी लोन ले सकती है 9% पे, कुछ लाइन छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया 150 विजिटर्स, ये हो गया 360 डेज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ऑल कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को छोड़ के, एसेट रियलाइजेबल वैल्यू को छोड़ के, एंड अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को छोड़ के बाकी सब जितने भी कॉस्ट है वो सब 5-5% से बढ़ेंगे। तो इसका मतलब मेरा ये जो वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट है ये भी 5-5% से एवरी ईयर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखो। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर से मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, बट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लगेगा 65 करोड़ का। अब ये लोग ने बोला 5% ये बढ़ते जाएगा, तो 65 + 5%, 68.25 इतना वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए रहेगा। स्टार्ट में मैंने इतना पैसा फंसा के रखा है, इतना मेरा बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है, मुझे अब 68.25 की नीड हो गई, क्योंकि अब बढ़ेगा ना कॉस्ट, तो 68.25 मुझे चाहिए। तो -65, तो मुझे यहाँ पर 3.25 और चाहिए रहेगा। इतना गैप यही है ना, मुझे इतना और पैसा डालना रहेगा। अरे देखो, इतना पैसा तुम्हारा फंसा हुआ है बिजनेस में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा हुआ है। अब तुमको बोला गया सेकेंड ईयर में तुम्हारा 5% से बढ़ जाएगा, ठीक है, नीड बढ़ जाएगा। तो 65 से 68.25 हो जाएगा, तो 3.25 की और नीड पड़ेगी, तो इतना पैसा और आपको बिजनेस में डालना पड़ेगा, इतना और खर्चा होगा आपका, ठीक है। अब देखो आगे देखो, 68.25 प्लस 5%, तो यहाँ पर तुमको 71.66 की जरूरत पड़ेगी, प्लस 5%, यहाँ पे तुमको 75.25 की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 68 से 71.66, तो थर्ड ईयर में तुमको और थोड़ा सा पैसा कितना डालना पड़ेगा, ये बताओ मुझे। यहाँ पे तुमको 3.25 डालना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में तुमको कितना डालना पड़ेगा, 71.66 माइनस 68.25, ये आपको डालना पड़ेगा 3.41, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा, 75.25 माइनस 71.66, ये आपको डालना पड़ेगा 3.59। सर फिफ्थ ईयर में आपको आपका पूरा पैसा मिल जाएगा, जो वर्किंग कैपिटल है ना पूरा रिलीज हो जाएगा। तो टोटल पूरा वर्किंग कैपिटल लगा कितना, 75.25 लगा ना, तो यहाँ पे आपको 75.25 मिल जाएगा। ये पैसा आपके जेब में आ जाएगा, आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने लिखा 65 मेरे जेब से गया, 65 मेरे जेब से गया, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में 65 + 5%, 68.25 मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है।
कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में, बट 65 मैंने पहले से लगा के रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 3.25 जाएगा, ये ध्यान से रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3.25 और जाएगा, और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में। ये ऐसा कॉस्ट नहीं होता जो खर्चा हो जाता है, ये तो पैसा फंसा हुआ है। तो 68.25 की नीड है, तो 3.25 और आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3.41, 3.59, 3.41 और 3.59। तो देखो अब फिफ्थ ईयर में तो पूरा पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा तो कितना मिलेगा, पूरा वर्किंग कैपिटल आपका रिलीज हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो 65 प्लस 3.25 लगा था, प्लस 3.41 लगा था, प्लस 3.59 लगा था, तो टोटल 75.25 ये पैसा आपको आपके जेब में मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है क्या, इतनी बात समझ में आती है, और कुछ है क्या? वर्किंग कैपिटल हो गया मेरा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हो गया। तो अब मैं शांति से कैश फ्लो निकाल सकता हूँ, मेरा नेट कैश फ्लो, मेरे हाथ में नेट कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के एंड में। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ, नेट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फिर रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं बोला था कि जीरोथ ईयर में तो 225 गया था, ठीक है, और कुछ है क्या जीरोथ ईयर में? जीरोथ ईयर में तो मेरे को लग नहीं रहा और कुछ है, देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आधा पैसा लगा था 225 और वर्किंग कैपिटल लग गया था 225 प्लस 65, तो टोटल 290 गया मेरा, 290 गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ये सर इतनी बात समझ में आती है। अब कैश फ्लो तक, यहाँ तक तो कैलकुलेशन अपन ने कर ही लिया, देखो ना यहाँ पे, ये सेल्स, यहाँ से रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू, इसमें से ये सारे कॉस्ट माइनस कर दिए, ये आ गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट, ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये दोनों माइनस कर दिया, इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और डिप्रेशन एड बैक कर दिया। तो यहाँ तक तो अपन पहुँच चुके हैं, बस नीचे का प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 48.51 और ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में गया, देखो इतना कैश फ्लो आया, बट इतना पैसा तुमने निकाल के वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, तो -3.25, तो आपके हाथ में आया सिर्फ 45.26, ठीक है। फिर यहाँ पे 46.73 माइनस 3.41, सोचो मैं इतना सा थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, तो अभी 40 मिनट हो गया, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, अगर सब कुछ लिखता तो सोचो 1.5 घंटा चले जाता था, इसके लिए पहले से लिख के लाया था। 3.41 ये हो जाएगा 43.32, 45.42 माइनस 3.59 ये हो जाएगा 41.83, और बिजनेस जब एंड होगा तो यहाँ पे कैश फ्लो मिलेगा, और ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिजनेस जब एंड होगा तो 44.54 मिलेगा, और 75.25 आपको वर्किंग कैपिटल का मिल जाएगा, 250 आपके एसेट का मिल जाएगा। तो 44.54 प्लस 75.25 प्लस 250 तो हो जाएगा 369.79। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, देखो इसको भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये जीरो तो टाइम है, बट ये फर्स्ट ईयर में खर्चा हुआ, तो इसको लेके आना पड़ेगा, इसको लेके आना पड़ेगा, इसको लेके आ जाओ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में, और ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में जीरो, ये तो आज ही खर्चा हो गया था जीरो ईयर में, तो इसको प्लस माइनस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, खत्म हो गया आपका काम, खत्म, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए तो एक और चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, देखो बताता हूँ मैं। अब देखो, अब मैं ऐसा बोलूँ, यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ छोड़ा था जिससे आपको प्रेजेंट वैल्यू वाली चीज़ सीखनी थी, देखो यहाँ पे एवरेज मार्केट रिटर्न इज 11% एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बॉन्ड इज 8%। तो ट्रेजरी बॉन्ड वाला तो RF होता है, मतलब विदाउट रिस्क वाला होता है, RF, अरे मार्केट में रिटर्न हो रहा है RM, तो RM और RF दिया हुआ आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। यस सर, द कंपनीज करंट इक्विटी बीटा इज 0.45, कंपनी का करंट अभी जो है इक्विटी बीटा वो 0.45, तो आप क्या बोलोगे सर, 8% माइनस 11%, तो RM माइनस RF 3% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा, उसके बीटा के ऊपर डिपेंड करता है, इंटू 0.45 इतना आप उसको मिलेगा, और प्लस 8%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इक्विटी का कॉस्ट। और सर डेट का कॉस्ट तो दिया हुआ ही है, डेट का कॉस्ट तो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो आपको याद आ रहा होगा, डेट का कॉस्ट दिया हुआ है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पढ़े हो ना उसमें EVA में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता था कंपनी का, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू उसका परसेंटेज प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू उसका परसेंटेज, तो तुम्हारा आ जाएगा ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अरे भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है कि नहीं, भूल गए? तो ये आपको आता था, बट अभी ध्यान से देखो, हाँ अभी बताता हूँ वापस से। द कंपनीज फंडिंग रेशियो फॉर द वाटर पार्क वुड बी 55% एंड इक्विटी 45% डेब्ट।
अच्छा 45% इक्विटी एंड 45% डेट बोल रहा है। कंपनी में जो वाटर पार्क बना रही है नई कंपनी में 55% इक्विटी है एंड 45% डेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। 55% इक्विटी है, 45% डेट है। तो अब देखो, बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस द अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इज नेपाल इंडस्ट्री अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इन नेपाल इज कॉम्पिटिटिव। नेपाल में अम्यूजमेंट इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडियन काउंटर पार्ट। बोल रहा है इंडिया में जो चलता है उससे अलग है वहाँ पे। तो इंडिया का इन्फॉर्मेशन नेपाल में काम आने वाला नहीं है। ये लोग ने बोला ये जो तुम सोच रहे हो ना तुम्हारा इक्विटी बीटा 0.545 ये नहीं चलेगा। तुम ये इक्विटी बीटा तुम्हारे इंडिया के हिसाब से है ना, ये इधर नहीं चलेगा। तुम्हारा इक्विटी बीटा अब निकालो तुम। यहाँ पे देखो क्या बोला है, द कंपनी हैज गैदर्ड द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट नियरेस्ट कॉम्पिटिटर नेपाल। तो कंपनी नेपाल में कॉम्पिटिटर ढूंढने लगी कि कोई और वाटर पार्क में गेम खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। तो वाटर पार्क ढूंढा, फिर वहाँ पे पता चला कि अच्छा जो कंपिटिटर है इसका, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1850 है एंड उसका डेट जो है वो 510 करोड़ है एंड उस कंपनी का इक्विटी का बीटा 1.35। तो सर यही ले लो ना। अरे नहीं ले सकते, ऐसे नहीं लेते। एक क्वेश्चन ना बिजनेस वैल्यूएशन में था, मैंने आपको ना ये बोला था कि बाद में कराऊंगा कि वो पोर्टफोलियो में अपन लोग सीखेंगे इक्विटी बीटा, इक्विटी एसेट क्या होता है वो सब, बीटा ऑफ एसेट बीटा ऑफ इक्विटी बीटी। बट यहाँ पे भी आ गया तो अब मेरे को ये कराना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, फिर वहाँ पे भी अपन कर ही लेंगे। देखो अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपने को बस यही है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया, खत्म हो गया क्वेश्चन। और कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही मुझे बताना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना ना बेटा। तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो तो इससे भी बड़ा है, उसको तो 2 घंटा लगेगा। तो उसका मैं अलग से ही वीडियो डालूंगा। ठीक है, इसमें नहीं मर्ज करूँगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो जो कॉम्पिटिटर है उसका इक्विटी कितना है और डेट कितना है, मुझे बस इतना सा बता दो। बस इतना है मुझको पूछना। इक्विटी है 1850 एंड डेट है 510। ठीक है, इक्विटी जो है वो 1850 है और ये जो है 510 है। ठीक है, तो वेट्स बता दो, मतलब ये 1850 है प्लस ये 510 है, तो ये 2360 है। ठीक है, 2360 है टोटल। इक्विटी कितना परसेंट है मुझे बता दो, वेट्स बता रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो। डिवाइड बाय 2360, टेंशन क्यों लेने का, अपन है ना। 78.39% एंड 510 डिवाइड बाय 2360 इंटू 100 21.61%। तो ये हो जाता है 100%। 100% हो जाता है कि नहीं। 78.39% इक्विटी है और 21.61% डेट है। ठीक है, तो 100% हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आती। अब ये लोग ने ऐसा बोला कि जो इक्विटी का बीटा है ना, इक्विटी का बीटा कितना है बता दो 1.35। अभी कंपटीटर की बात कर रहा हूँ, फिर अपन अपना निकालेंगे 1.35। तो ये जो बीटा है 1.35। ठीक है, और डेट का बीटा अपन लोग, अब देखो 2 तरह की चीज़ होती है, एक होता है गेयर्ड बीटा, एक होता है अनगेयर्ड बीटा। क्या क्या होता है, एक सेकंड। हाँ, तो अपन क्या बोल रहे थे कि देखो एक होता है गेयर्ड बीटा, एक होता है अनगेयर्ड बीटा। जो अनगेयर्ड बीटा होता है, अनगेयर्ड बीटा अपन लोग वहाँ पे अच्छे से समझेंगे पोर्टफोलियो में। अनगेयर्ड बीटा मतलब कि उसमें कंपनी में डेट नहीं है। ठीक है, कंपनी में डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। तो मुझे एक बात बताओ, डेट नहीं है तो उसका डेट का रिस्क कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है कंपनी में इक्विटी है 1.35। ठीक है,
इक्विटी 1.35 और जो डेट है वो 510 है, 21.61%। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ अभी तो ये पूरे ओवरऑल फर्म का अगर मैं बीटा निकालूँ ओवरऑल फर्म का, तो डेट का बीटा अगर मैं इसको जीरो ले लूँ, डेट का बीटा तो कुछ होता नहीं, ये नील ले लो, जीरो ले लो, ठीक है। तो ओवरऑल फर्म का बीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1.35 इज ओनली फॉर 78.39% और ये ओनली फॉर 21.61%, तो आ जाएगा ओवरऑल फर्म का बीटा आ जाएगा, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, ये डेट है, जो डेट में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट का सेविंग मिल जाता है, ठीक है, तो आपको टैक्स सेविंग मिल जाता है। तो ये 21.61% नहीं लेने का, कितना लेने का फिर, अब देखो यहाँ पे वेट्स जो है 78.39% इक्विटी का, ये बराबर है। बट जब आप डेट का वेट्स लोगे तो 21.61% मतलब इसमें से 20% आपको गवर्नमेंट टैक्स का बेनिफिट दे देगी। अब 510 है उस, ये टोटल आपका डेट है। अब इसमें इंटरेस्ट का खर्चा आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट अभी अपने को कुछ पता नहीं है, तो डायरेक्ट जो है 510 माइनस 20% आप कर सकते हो कि उतना टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपको जो खर्चा लगेगा वो 408 का ही लगेगा, 510 माइनस 20%, तो 21 क्योंकि बाकी का तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, पीएनएल डेबिट में जाता है ना इंटरेस्ट, तो ये 21.61% मतलब इसमें से 20% आप हटा दो, क्योंकि 20% है ना टैक्स नेपाल में कितना परसेंट है टैक्स, देखो नेपाल में 20% है ना, तो आप 21.61% मतलब डेट जो है ऐसा मानो 21.61% नहीं 20% लेस कर दो, क्योंकि उसमें से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो 21.61 माइनस 20%, तो ये हो जाएगा 17.288 और इक्विटी आपका 78.39 रहेगा, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो रहा है, प्लस 78.39 प्लस 17.288, तो हो जाएगा 95.678, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा, जो इक्विटी का बीटा है, बीटा ऑफ इक्विटी उसका वेट्स ले लो, प्लस बीटा ऑफ डेट उसका वेट्स ले लो, दिस शुड बी इक्वल टू बीटा ऑफ असेट्स, असेट बीटा उसको बोलते हैं, ठीक है, टोटल कंपनी का बीटा, तो इक्विटी का बीटा डेट का बीटा ऐड कर दो तो टोटल कंपनी का बीटा आ जाएगा। अब इक्विटी का बीटा कितना है, मुझे एक बात बताओ, इक्विटी का बीटा 1.35 है, ठीक है, और इसका वेट्स क्या है 78.39%, 78.39 आउट ऑफ 95.68, अब चेंज हो गया ना 78.39, अब अमाउंट ले लिया मैंने इसको, ठीक है, तो 78.39 ये था और ये 21.61 माइनस 20% 17.28 हो गया, तो अब टोटल कितना हो गया 95.67%, 678, तो 78.39 आउट ऑफ 95.678, तो ये अब आएगा बीटा का वेट्स प्लस बीटा ऑफ डेट, ये तो जीरो होता है, अब इसका वेट्स लेके कुछ मतलब नहीं है, वेट्स ले लो चलो फिर भी जीरो ही होगा ना 95.678, तो बीटा ऑफ असेट आ जाएगा, पूरे कंपनी का बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 1.35 इंटू 78.39 डिवाइड बाई 95.678, तो आ जाएगा 1.106, ये तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा कंपनी का बीटा आ गया 1.106, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड का बीटा ऑफ असेट जो है वो 1.106 ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर का मैंने निकाला, ये जो कॉम्पिटिटर है इसका मैंने निकाला बीटा ऑफ असेट 1.106, तो मैं इट्स एंटरटेनमेंट उसका ही कॉम्पिटिटर है ना, तो नेपाल में ही है, तो इसका भी मैं 1.106 ले सकता हूँ। हाँ सर मैं ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट लिमिटेड का बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वेट्स ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ डेट, ये ले सकता हूँ मैं यहाँ पे वेट ऑफ डेट, ठीक है। तो बीटा ऑफ असेट मुझे पता है 1.106 है। अच्छा इसमें इक्विटी कितना परसेंटेज है, देखो यहाँ पे ये लोग ने बताया था कि इट्स एंटरटेनमेंट में इक्विटी जो है वो 55% है और डेट जो है 45% है, ठीक है। तो इसमें ये लोग ने बताया था कि इक्विटी जो है वो 55% मतलब 55 और जो डेट है वो तुम्हारा 45, बट डेट अपन लोग लेस 20% करके लेंगे क्योंकि उतना आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो 45 माइनस 20%, तो ये लो ले ये 36 है और ये तुम्हारा 55 रहेगा, तो अब टोटल कितना हो गया प्लस 55, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 91। तो जो बीटा ऑफ इक्विटी अपने को निकालना है यहाँ पे वो नहीं ले सकते, जो यहाँ पे दिया 0.45 नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारा इंडिया का है। देखो यहाँ पे आप जो बोलोगे ना ये सर ये ले लो 0.45, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये इंडिया का है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो अपन ने पहले तो उस कंपनी का ऐसा बीटा निकाला जिसमें डेट आपका जीरो हो, ठीक है, तो डेट अपन ने कर दिया जीरो बीटा ऑफ डेट, तो अपना आ गया बीटा ऑफ असेट 1.106, पूरे फर्म का बीटा 1.106 हो गया, ठीक है। अब बीटा ऑफ यहाँ पे ले लिया सेम 1.106, अब बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है अपने को, वेट ऑफ इक्विटी अपने को पता चला 55 आउट ऑफ 91, 55 आउट ऑफ 91,
और बीटा ऑफ डेट तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 36 आउट ऑफ 91, तो 1.106 ये तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा ना, इसको इस साइड ले लो, इंटू 91 डिवाइड बाय 55, तो आ जाएगा तुम्हारा बीटा ऑफ इक्विटी, ये तो जीरो हो गया वहाँ पे सी, ठीक है। तो अब इसको करो 1.106 इंटू 91 डिवाइड बाय 55, तो आ गया तुम्हारा 1.83 बीटा ऑफ इक्विटी आ गया, इक्विटी का बीटा आ गया तुम्हारा। तो अब तुम CAPM मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मैं बोलूँ तो RF तो आपको मिलेगा प्लस RM माइनस RF बीटा के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये बीटा ही निकालना था, बीटा ऑफ इक्विटी। RF ये लोग ने बोला था 8% गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर है, 8% देखो ना, गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर 8% कमाई हो रहा है, 8% RF हो गया, और RM तुम्हारा 11%, मार्केट में 11% मिल रहा है। तो आपका इक्विटी के ऊपर डिपेंड करेगा, इक्विटी के बीटा के ऊपर, कि आपको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। मार्केट में 8% की कमाई हो रही है, बट विदाउट रिस्क 8% कमा, मार्केट में 11% की कमा रही है, विदाउट रिस्क 8% मिल रहा है, तो 3% मिलना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है आपके बीटा के ऊपर। बीटा कितना है 1.83, अभी अपन ने गरम गरम निकाला है, ठीक है। तो ये बता दो कितना आएगा, 3 इंटू 1.83 प्लस 8%, तो आएगा 13.49%, ठीक है, 13.49%। अब आप निकालो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया यहाँ पे दो डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है, ठीक है। तो इक्विटी आपका कितना परसेंट है, इक्विटी और डेट, इक्विटी हमने बोला 55% है और ये हमने बोला 45% है, ठीक है। अब इक्विटी का कॉस्ट कितना है, इक्विटी का कॉस्ट 13.49, तो 13.49 का 55% ले लो। और यहाँ पे डेट का कॉस्ट कितना है, तो डेट का कॉस्ट ये लोग ने बताया था कि अगर मार्केट में लोन लोगे तो लोन लेने को तो डेट बोलते हैं, तो नेपाल में अगर लोन लोगे तो 9% लगेगा डेट का कॉस्ट, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन काम है आपने के। तो डेट का जो कॉस्ट है वो 9% है, बट 9% नहीं लेंगे, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो 9 माइनस 20%, तो 9 माइनस 20%, तो आप लोगों को 7.2% कॉस्ट है और इंटू 45% वेट से, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट। मैं बता रहा हूँ अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, मैं बताता हूँ। ये आ जाएगा 7.4195 और ये आ जाएगा तुम्हारा 7.2 का 45%, ये आ जाएगा 3.24, तो ये दोनों को ऐड कर दो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, प्लस 7.4195 जगह 10.66%। अब देखो मैं आपके दिमाग में बता रहा हूँ क्या सर, यहाँ पे अपने डेट को 45% वेट्स क्यों लिया, यहाँ पे तो आपने 36 लिया 20% माइनस करके। हाँ तो बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने यहाँ पे 45% लिया तो कॉस्ट तो कम कर दिया ना, जो कॉस्ट है 9%, इसको 20% माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पे 7.2 ले लिया। आप चलो आप ये ले लो, चलो आप यहाँ पे 9% लो, तो यहाँ पे आप 36 लोगे। अब बोलोगे सर वेट्स 36, क्योंकि 45 में से 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 30 अब ले लो, 36 का 9%, 3.24 ही तो आ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बट अपने को यहाँ पे दिखाना रहता है कि अब कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो कॉस्ट लो ना यहाँ पे। ये तुम्हारा कैसे आया, ये तुम्हारा आया 9 माइनस 20%, ठीक है, तो इंटू 45%, 10.66 आ गया। अब तुम्हारा वेट पूरे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 10.66, ये तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 4th, 5th, ठीक है। अब तुम इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे डाल दो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपन निकाल लेते हैं। अब ये पता चल गया इसको, जो कैश फ्लो को खींचना है ना, ये कैश फ्लो को खींचना है ना, जो 10.66% से खींचना है, मैंने निकाल लिया यहाँ पे 10.66, ठीक है। अभी इसको निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1 रुपया तुम्हारा कितना होगा, 1 रुपया तुम्हारा 1 + 10.66%, तो हो जाएगा 1.1066, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1.066, 1 डिवाइड बाई 1.066 2 टाइम्स, तो ये अपन ने ये पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.1066 हो जाएगा 0.903, तो ये आ जाएगा 0.90, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0. यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का फैक्टर, पीवी फैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ ना, बस पीवी फैक्टर निकालने के लिए इतना सब करना पड़ रहा है। 0.904 फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर का 0.817, थर्ड ईयर का 0.738, फोर्थ ईयर का 0.667, फिफ्थ ईयर का 0.603, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई करके
ये फर्स्ट ईयर का था, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे लिख देना, ये तो जीरोथ ईयर का, ये तो जीरोथ ईयर का तो चेंज नहीं होता, देखो ना मैंने बराबर लिखा ना। देखो फर्स्ट ईयर का फैक्टर फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर का फैक्टर है ये फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर का सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर का थर्ड, फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इस बार खर्चा है, क्योंकि बिजनेस फर्स्ट ईयर में नहीं चालू हो रहा है बट खर्चा है। तो 290 इंटू 0.904 तुम्हारा आ गया ये 262.16 निगेटिव, ठीक है। 45.26 इंटू 0.817 ये आ गया 36.98। 43.32 ये ब्लू में 45.26 इंटू 0.817 ये आ गया 36.98। 43.32 इंटू 0.738 रहेगा 31.97। 41.83 इंटू 0.667 ये आ जाएगा 27.90। फिर 369.79 इंटू 0.603 जगह 222.98, ठीक है। तो अब ये सारे वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में और ये भी प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे 225, ये 225 रहेगा, ठीक है। अब सबका टोटल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो अभी 36.98 प्लस 31.97 प्लस 27.9 प्लस 222.98 माइनस 262.16 माइनस 225, तो निगेटिव आ रहा है तुम्हारा 167.33। तो यहाँ पे आ रहा है 167.33 निगेटिव, ठीक है। ये सारे आपके पॉजिटिव फिगर है। देखो अभी मैं यहाँ पे ना सबको लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सब प्रेजेंट वैल्यू में ही है, ठीक है। 16 इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 98 इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। 31.97 इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। 27.90 इसको भी लिख देता हूँ। 222.98 तो ये सेकेंड ईयर में जो आया था प्रेजेंट वैल्यू पे आ गया। थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर और ये फर्स्ट ईयर और ये जीरोथ ईयर। तो जीरोथ ईयर में 225 खर्चा हुआ था, फर्स्ट ईयर में इतना खर्चा होता 290, बट इसका प्रेजेंट वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाला है 262 इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका, ठीक है। सब कुछ 5 साल का आ गया, इसको अपन ने प्लस माइनस किया तो आपको पता चला ये निगेटिव आ रहा है 167.33 निगेटिव आ रहा है NPV। तो क्या करना चाहिए, शुड नॉट एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन था, अब अपन लोग वापस से कर लेते हैं ध्यान से कि ये लोग ने बोला था बिजनेस स्टार्ट करना है, 20 लाख का खर्चा काम का नहीं है, ठीक है। 450 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बोल रहे हैं आज आधा खर्चा कर देंगे, आधा खर्चा फर्स्ट ईयर के एंड में करेंगे। तो अपन ने बोला यहाँ पर कि 225 का खर्चा आज करो, 225 का बाद में कर दो, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर ये लोग ने बोला वर्किंग कैपिटल लगेगा 65 करोड़ का, फर्स्ट ईयर के एंड में लगेगा, तो हमने बोल दिया 65 करोड़ फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे डाल दिया। फिर बोले 5% से बढ़ेगा, तो बढ़ाते गए 5% से, बट एंड में पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये जितना भी है पूरा को ऐड कर दोगे 75.25 ऐड रिटर्न हो जाएगा। फिर ये लोग ने बोला जो असेट है उसका 250 करोड़ आपको रिटर्न मिल जाएगा एंड में। देखो 250 करोड़ आपको 4 साल के बाद में मिल जाएगा, तो 4 साल के बाद में अपन ने यहाँ पे लिखा 250 करोड़ मिल जाएगा। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपना डिटेल्स हो गया, ये हो गया खत्म, ठीक है। अब आते हैं रेवेन्यू के ऊपर। तो ये लोग ने बोला कि 20,000 विजिटर्स आएंगे एवरी ईयर और 70% आप एवरी डे आएंगे, उसमें से 70% कैपेसिटी आप फुलफिल कर लोगे, ठीक है, उतना आपको मिल जाएगा। तो 20,000 का 70% मतलब 14,000 विजिटर्स आएंगे अपने पास एवरी डे, और पर डे आएंगे तो पूरे साल का कितने आ जाएंगे 360 डेज 50,40,000। और मैं 3 जगह से कमाऊंगा, टिकट से 220 रुपीज़, फूड एंड बेवरेजेस से 150, बट 20% अर्निंग, नेट अर्निंग, तो 30 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट रहेगा, और इसमें 50 का 50% 25 नेट अर्निंग रहेगा, ठीक है। बट ये तो अभी का है, तो इसको लेके जाओ आगे, क्योंकि सेकंड ईयर से बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया कि टोटल मेरा 3 जगह से अर्निंग है, तीनों का ये टोटल है, ठीक है। और ये टोटल इंटू 50,40,000 विजिटर्स आएंगे, तो ये पर विजिटर से इंटू कर दिया तो मेरा का टोटल रेवेन्यू। फिर कॉस्ट के बारे में ये लोग ने बात किया, तो कॉस्ट ये लोग ने बोला स्टाफिंग कॉस्ट 65 करोड़ आज लगेगा, बट ये 2 साल के बाद से लगना चालू होगा। तो फर्स्ट इंटरेस्ट चढ़ाओ, इन्फ्लेशन लगाओ उसके ऊपर,
यहाँ पे इन्फ्लेशन लगा, बट ये वाला लेने का, ठीक है। तो अपन ने स्टाफिंग कॉस्ट यहाँ पे डाल दिया। सेम वे में इंश्योरेंस कॉस्ट 5 करोड़ लगेगा, बट उसको बढ़ा के सेकंड ईयर वाला कॉस्ट लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस का लोग ने बोला जब बिजनेस ऑपरेट होगा वहीं से स्टार्ट होगा, तो उसको उसका कॉस्ट दिया था 25 करोड़ का, तो 25 प्लस ये प्लस 4 करोड़ से बढ़ते जाएगा। डेप्रिसिएशन ये लोग ने बोला 200 करोड़ का कैप लगा दिया, 200 करोड़ के ऊपर का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 200 करोड़ के ऊपर भी रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर, तो 200 के ऊपर 40 मिलेगा, फिर 160 आएगा, तो 160 के ऊपर 20%, फिर 128 उसके ऊपर 20%। तो इस प्रकार से अपन ने डेप्रिसिएशन निकाला और ये डेप्रिसिएशन डाल दिया सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में। तो अपना टोटल कॉस्ट ये आ गया, माइनस कर दिए, टैक्स माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया अपना, टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया 20%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसमें से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया वापस से, तो कैश फ्लो आ गया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ अपन ने पहले डिस्कस कर ली। अब इसके बाद ये आ गया नेट कैश फ्लो आपका आ गया। अब इसको प्रेजेंट लेवल पे लेगा ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग ने बोला कि कॉम्पिटिटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करो, क्योंकि नेपाल में बिजनेस करने वाला, तो वहाँ का सब कुछ डेटा लेना पड़ेगा। तो इक्विटी और डेट बताया इतना इतना है, तो अपन ने परसेंटेज निकाली इक्विटी और डेट का, 78.39 21.69। तो अपन ने बोला 78.39 इक्विटी और डेट है 21.61, बट डेट में 20% का आपको इंटरेस्ट का सेविंग मिल जाएगा। तो अपन ने बोला जो डेट है 17.288 ही लो और इक्विटी को सेम लो, तो आ गया 95.678। अब बोल रहे हैं हम लोग जो बीटा ऑफ असेट है, जो असेट बीटा जो पूरा कंपनी का बीटा है, उसमें इक्विटी का बीटा और डेट का बीटा ऐड हो जाएगा, उसका वेट्स मार के, ठीक है। तो बीटा ऑफ इक्विटी ये लोग ने बोला था 1.35 जो कॉम्पिटिटर का, तो इक्विटी का वेट्स कितना है 78.39 95.6 है। और जो डेट है, डेट तो आपका फ्री रहता है, आपका कॉस्ट नहीं लगता डेट में, मतलब डेट रिस्क नहीं होता, बीटा ऑफ डेट जीरो रहता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा असेट बीटा, पूरे कंपनी का बीटा अरे सीधी सी बात है, देखो मैं अगर ऐसा बोलूँ, मेरा इक्विटी का बीटा 1.36 है, 1.36 कहाँ पे गया, इक्विटी का बीटा 1.35, ठीक है। फिर मैं बोलूँ पूरे फर्म का बीटा निकालो, फर्म में डेट है, तो डेट के ऊपर तो रिस्क नहीं होता, तो डेट तो जीरो हो गया ना, तो इसके लिए बीटा ऑफ असेट 1.106 कम आएगा ना, उससे कम हो जाएगा। अपन ने देखो एक क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में किया था, तो पूरे फर्म का बीटा निकाला तो 1.106 आ गया। अब सेम इंटरटेनमेंट के लिए भी यही बीटा लगा सकते हैं, बीटा ऑफ असेट, बट ये असेट का बीटा, इक्विटी का बीटा का निकालना पड़ेगा। इक्विटी 55 एंड 45 है डेट, तो डेट को अपन ने बोला 45 नहीं, 45 माइनस 20% 36 लो, और इक्विटी 55 लो, तो टोटल 91 हो गया, ठीक है। तो इक्विटी का बीटा, डेट का बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ असेट। बीटा ऑफ असेट अपन यही यूज़ करेंगे जो अपन ने ऊपर निकाला, और बीटा ऑफ इक्विटी रहने देंगे क्योंकि निकालना है। और वेट ऑफ इक्विटी कितना है 55 आउट ऑफ 91, 55 आउट ऑफ 100 मत ले लेना, ठीक है, 55 आउट ऑफ 91। और ये बीटा ऑफ डेट तो जीरो हो गया तुम्हारा, तो ये जीरो हो गया, और इसको इस साइड लेके चले जाओ और ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1.83। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन ने CAPM मॉडल से निकाल लिया कि RF इतना तो मिलेगा, RF माइनस RF 3% मिलेगा, बट दिस डिपेंड ऑन योर बीटा ऑफ इक्विटी, इक्विटी का बीटा, तो इक्विटी का बीटा अपन निकाला 1.83, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को क्या बोलता है कि इक्विटी कितना है, डेट कितना है देख लो, तो टोटल पूरे कंपनी का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 55% है, 45% है, तो 13.49 इक्विटी का कॉस्ट है, तो इसका 55% ले लो, ये तुम्हारा इक्विटी का कॉस्ट। और डेट तुम्हारा 9% है कॉस्ट, बट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट नहीं सॉरी सेविंग्स मिल जाएगा, तो 7.2% का 45% 3.24, तो ओवरऑल कॉस्ट 10.66। अब 10.66% का फैक्टर यहाँ पे डाल दिया मैंने, और इसे प्रेजेंट पे लेके आ गया, नेट आ गया 167.33। खत्म आपका क्वेश्चन नंबर 2, इट्स इंटरटेनमेंट लिमिटेड, ठीक है। अब चलो वाटर पार्क खोलो, मजे करो। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका अलग से वीडियो डालूंगा, आई थिंक 1.5 घंटा तो जाएगा उसमें, इसमें ही चला गया तो उसमें भी जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं।